गाइस वेलकम बैक टू पॉली स्टडी। सो गाइस आज हम कवर करने वाले हैं जो आपका पहला चैप्टर चल रहा था मशीन डिज़ाइन का इंट्रोडक्शन वाला। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे जो बचे हुए टॉपिक थे तो आगे से शुरू करते हैं। तो पिछला टॉपिक आपने पढ़ा होगा सुरक्षा गुणांक, ठीक है, अच्छे से आपने कवर भी कर लिया होगा। तो यहाँ से आगे आपका नेक्स्ट टॉपिक है सुरक्षा गुणांक को प्रभावित करने वाले आपके कुछ कारक। ठीक है, ये क्वेश्चन अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि सुरक्षा गुणांक क्या होता है और सुरक्षा गुणांक को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं। ठीक है, तो डिजाइनर लागत और सुरक्षा दोनों में संतुलन बनाकर ही सुरक्षा गुणांक का चयन किया जाता है। ठीक है, तो सुरक्षा गुणांक भी आपने पीछे पढ़ा था। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर आपको लिखना है किसी मशीनी अंग मतलब किसी भी मशीन का पार्ट्स का डिजाइन करते समय सुरक्षा गुणांक के चयन में अग्र कारक प्रभावित करते हैं। ठीक है, कुछ कारक हैं। नंबर एक क्या करता है, लगाए गए भार की प्रकृति कैसी है। नंबर नेक्स्ट क्या करता है कारक प्रभावित कि अंग का निर्माण किस तरीके के करते समय उत्पन्न जो प्रतिबलों का मान है और उसकी जो नेचर है। ठीक, नेक्स्ट है आपका नंबर तीन। ठीक है, तो यहाँ पर प्रयोग किए जाने वाले पदार्थ के गुणों तथा वास्तविक कार्यकारी दिशाओं में उनके गुणों के स्थायित्व है। ठीक, नेक्स्ट आगे रहने की संभावना। ठीक, नेक्स्ट अंग के डिजाइन में मानी गई कुछ मान्यताएं ये भी प्रभावित कर सकती हैं। और नेक्स्ट है अंग के असफल होने की दशाएं, ये भी प्रभावित कर सकता है। नेक्स्ट है पुर्जे के असफल होने वाली हानियाँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रतिबलों का सांद्रण। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। स्ट्रेस कंसंट्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिखना है कि जब एक मशीन का अनुप्रस्थ काट बदलता है तो उस अंग में प्रतिबलों का जो वितरण होता है, जो आप जैसे कि वितरण का मतलब बांटना, ओके, एक समान नहीं रहता है। किसी भी मशीन का जो भी एक काट है, आप समझ रहे होंगे क्रॉस सेक्शन एरिया, जैसे कि यहाँ पर एक डायग्राम आपको दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर वो कह रहा है कि जो आपका उसका जो प्रतिबल होगा उसमें उसका वितरण जो होगा वो एक समान नहीं रहता है तथा कोनों जो यहाँ पर कोने मुड़े हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर आपने देखा होगा कोने जो हैं ये ये वाले यहाँ इस तरीके से जो मुड़े हुए हैं वो क्या होंगे, एक समान नहीं होंगे। ठीक है, यहाँ पर जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा होगा। ठीक है, तो आगे एक अच्छे चित्र के द्वारा मैं यहाँ पर आपको आगे समझाऊंगा किस तरीका अच्छा होता है किस तरीके का खराब होता है कंसंट्रेशन। ठीक है, सांद्रण। तो यहाँ पर अब आपको यहाँ पर एक बिंदु P, ठीक है, कोने पर यहाँ पर ये लिखा हुआ दिख रहा होगा। ठीक है ना, कोने। ओके, समझ में आ गया। प्रतिबल का मान यहाँ से क्या होता है, यहाँ से बढ़ता है इस तरीके से, यहाँ इधर की ओर होगा तो यहाँ पर बढ़ेगा उनका प्रतिबलों का मान। आकार में हुए अचानक परिवर्तन के कारण प्रतिबलों के वितरण में होने वाली असमानता को ही प्रतिबलों का सांद्रण कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ पर जो आपके होल होंगे, जो भी की वे होंगे, मतलब जो चाबी वाला रास्ता होता है, ठीक है, वो एक शेप मैं यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। शेप जो होती है, ठीक है ना, नॉच नॉच आपने पीछे हाइड्रोलिक्स में पढ़े होंगे, वी नॉच। ठीक है, तो वो नॉच के बारे में, जैसे कि इस तरीके की नॉच होती हैं। ठीक है, तो इसकी नॉच की बात कर रहे हैं। ओके, सरफेस रफनेस आदि के कारण प्रत्येक प्रकार के प्रतिबलों में यह समस्या पाई जाती है। ठीक है ना, जहाँ पर भी ये इस तरीके के होल होंगे या नॉच होंगी तो वहाँ पर इस तरीके की जो समस्या है, प्रतिबलों को जो सांद्रण है वो अक्सर पाई जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखो आगे चित्रानुसार जो आपका चित्र था, मैं अभी यहाँ पर चित्र बनाकर समझाऊंगा आपको कि अंग के बाईं तरफ, ठीक है, बाईं तरफ के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अधिक होने से प्रतिबल का मान कम रहता है। ठीक है, इस तरीके का वहाँ पर एक आपका डायग्राम था। यहाँ पर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ कि इस तरीके का एक डायग्राम था। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके का, ओके, यहाँ पर आपको इस तरीके का। ठीक है, यहाँ पर क्या होता था, वो कोनों पर मुड़ जाया करता था जिस तरीके से ये इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, एक यहाँ पर P हमने कोनों को P से दर्शा दिया था, यहाँ कोने थे। ठीक है, तो वो कह रहा है कि यहाँ पर जो इधर वाला था बाईं ओर, ठीक है, ये बाईं ओर हो गया, ये दाईं ओर हो गया, तो बाईं ओर जो क्षेत्रफल कम हो जाता है, ठीक है, दाईं तरफ से कम हो जाता है। ठीक, समझ में आया। अंग में लगने वाले बलों एवं प्रतिबलों का पुनः वितरण होता है। अंग के किनारों का पदार्थ औसत मान से अधिक प्रतिबल वहन करता है। इस प्रकार प्रतिबलों को एक जगह एकत्र हो जाने को ही प्रतिबलों का सांद्रण कहते हैं। ठीक है, ये कहने का मतलब यह है कि प्रतिबलों का एक जगह एकत्र हो जाना, एक जगह जहाँ पर भी वो मिल जाएंगे, ठीक है, तो वहाँ पर हम उसको कह सकते हैं कि प्रतिबलों का सांद्रण कह सकते हैं उसको।
और इसको प्रतिबल सांद्रण गुणांक द्वारा व्यक्त भी किया जाता है। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट है प्रतिबलों के सांद्रण को कम करने की कुछ विधियां हैं। नंबर 1, प्रतिबल प्रवाह रेखाओं को उचित डिजाइन द्वारा एकत्र ना होने देकर। ठीक है, यहाँ पर पहला है चित्र जो कि सेम पीछे था, तो ये इसको हम कह सकते हैं ये खराब है। जो आगे नेक्स्ट है ये इस तरीके से बनानी है। तो यहाँ पर बस आपको एक चीज़ दिख रही होगी, जैसे कि यहाँ पर ये, तो यहाँ पर क्या है, इस तरीके की डिजाइन है। यहाँ पर देखो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इस तरीके की डिजाइन है यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से प्रतिबल लग रहा है और मुड़ रहा है। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से है। लेकिन जो चित्र आपका नेक्स्ट है, यहाँ पर देखो, कोशिश करो नेक्स्ट, यहाँ पर ये तरीके से, तो यहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये इस तरीके से जा रही हैं, तो ये आप इसको कह सकते हो कि ये जो चित्र बन रहा है आपका ये उत्तम है। इस तरीके से आपका जो सांद्रण होगा ये सही होगा। ठीक है, इस तरीके से जब करेंगे तो उसमें क्या होगा, इसकी जो सांद्रण की कम कर सकते हैं हम उसको। ठीक है, समझ में आया। एक अच्छे डिजाइनर के लिए आवश्यक है कि वह इस बात की जानकारी रखता हो कि अंग में कहाँ प्रतिबल का सांद्रण हो रहा है तथा कैसे उसके प्रभाव को कम किया जा सकता है। इस प्रभाव को कैसे कम किया जा सकता है, ठीक है, इसको कम करने के लिए आवश्यक है कि प्रतिबल प्रवाह रेखाओं के बीच की दूरी जहाँ तक संभव हो बनाए रखने जानी चाहिए। चित्र ए में अंग में बने कोनों में प्रतिबल प्रवाह रेखाओं को एकत्र होता दिखाया जा रहा है। यहाँ पर क्या है, एकत्र हो रही हैं। इस प्रभाव को फ्लैट लगाकर कम किया जा सकता है। एक फ्लैट होता है उसको लगाकर कम किया जा सकता है। ठीक है, समझ में आएगा। फ्लैट मैंने अभी आपको चित्र ए और चित्र बी से समझा दिया था। ओके, अब देखो यहाँ पर चित्र यहाँ पर 1 2 3 बनाए हैं मैंने। नॉच बनाकर भी हम इसको क्या कर सकते हैं, प्रतिबल के सांद्रण को कम कर सकते हैं। चित्र ए ये क्या है आपका, खराब है पहला चित्र। दूसरा चित्र देखो, यहाँ पर चित्र ये अच्छा है पहले के मुकाबले, और फिर ये उत्तम है, मतलब इससे भी बढ़िया है। तो चित्र, तीनों चित्रों को देखो और इसमें क्या क्या आपको मतलब अंतर दिखाई दे रहा है, उस अंतर को पकड़ो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखने में कुछ तो अंतर में यहाँ पर मिला होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक इस तरीके की शाफ्ट को आप समझ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर बस यहाँ पर क्या किया है, देखो यहाँ पर थोड़ी सी नॉच यहाँ पर हमने ये बना दी है। ठीक है, ये पहले तो ये चित्र है। ठीक है, इसको ही यहाँ पर क्या किया हमने, इसको सीधा लेकर यहाँ थोड़ी सी नॉच बना दी है, इस तरीके से कर दिया है। ठीक है, अगले चित्र में क्या किया है, यहाँ पर अगले चित्र में देखो, यहाँ पर बस एक सीधा सा सिंपल सी चीज़ ये है कि यहाँ पर जो हमने नॉच बनाई है, मतलब भीतर की ओर होल, यहाँ पर एक ये कर दिया, एक ये, और इसको सीधा ले दिया है। ठीक है, और यहाँ पर इस तरीके से आपका स्ट्रेस मतलब जो प्रतिबल है वो उपज रहा है, दिखाई दे रहा है, और इस तरीके से ये घूम रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर घूमने का ये साइन है, ये इस तरीके से, ये इस तरीके से। ठीक है, एम मोमेंट। ओके, समझ में आ गया। नेक्स्ट यहाँ पर क्या लिखना है वो चीज़ आप नोट कर सकते हो कि प्रायोगिक रूप से बड़े त्रिज्या वाले फ्लैट का प्रयोग उचित नहीं है। ऐसी अवस्था में नौच काटकर प्रतिबल रेखाओं को यथासंभव नज़दीक बनाए रखना जा सकता है, जैसा चित्रों में दिखाया गया है। इसके अतिरिक्त अनावश्यक छिद्र तथा खांचे आदि कम करके तथा उचित आकृति बनाकर भी प्रतिबलों के सांद्रण को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। ओके।